मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं और मैं यहां पे आज आपके सामने बात कर रहा हूं बैलेंसिंग की। ये जो सीरीज़ चल रही है इसके अंदर मैं सिर्फ बैलेंसिंग की बात करने वाला हूं। अभी तक मैंने आपके जो टेक्निकल क्लासेस का चैनल है उसके ऊपर मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं, उसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। आज मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने पार्ट 2 की, जिसके अंदर मैं एक आध न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा और इस चैप्टर को मैक्सिमम ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, जो कि आपका चैप्टर है बैलेंसिंग ऑफ द रोटेटिंग मास। इस सेक्शन के अंदर मैं रेसिप्रोकेटिंग मास की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ रोटेटिंग मास की ही बात करूँगा। तो लास्ट वाले पार्ट में मैंने फर्स्ट क्राइटेरिया कंप्लीट कर रखा था, तो अपन सेकंड वाले की बात कर लेते हैं। सिमिलर है इसलिए मैं इसको आपके सामने करूँगा, देख लीजिएगा। When the plane of the distributing mass lies on the one end of the plane of the balancing masses, उस वाले में क्या था कि आपका एक सिंगल मास होता था जो कि बैलेंस कर रहा होता दो आपके अनबैलेंस फोर्सेस को, जो कि अलग अलग प्लेन में होते थे। बट नाउ इन दिस केस अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो आपका मास है जो कि बैलेंस कर रहा है वो एक एंड पर है। यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे लास्ट वाला केस अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप वीडियो जाके देखिए, नहीं तो मैं आई बटन में डाल दूँगा। तो यहाँ पे सिमिलर ही प्रॉब्लम है। आप जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे आप आगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ एक्सप्लेन करके कि ये इसका साइड व्यू दे रखा है। साइड व्यू की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखेंगे जो m1 मास है उसकी वजह से जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। जो सेकंड वन मास है जो m2 है वो भी अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है, वो भी सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में है। जो बैलेंस मास है जो कि m है वो भी अपना एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो ये पहला वाला फोर्स है यानी कि Fc1 अगर मैं बोलूँ तो उसकी वजह से जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो कितना होगा आपका m ओमेगा स्क्वायर r, क्योंकि पहला है तो ये 1 और 1 हो जाएगा। अगर मैं Fc2 की बात करूँगा तो वो कितना हो जाएगा आपका m2 ओमेगा स्क्वायर r2, और अगर मैं Fc यानी कि जो बैलेंस फोर्स है उसकी बात करूँगा तो कितना होगा m r ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो आप चीज़ें देख रहे हैं वो रूल्स फॉलो करेंगे आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, जहाँ पे अपन ने फोर्स एनालिसिस पढ़ा था। तो ये जो कंडीशन फॉलो हो रही है वो कंडीशन है आपकी इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस की। तो इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस के अंदर क्या होता था आपका कि एक पॉइंट पे आपके सारे मासेस लगे रहते थे, तो उन मासेस के जो फोर्स होते थे उस फोर्स को हम क्या करते थे, समेशन एफ एक्स इज इक्वल 0 यानी कि एफ एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में, समेशन एफ वाई इज इक्वल 0 यानी कि वाई डायरेक्शन में यानी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि अगर ये जो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और इस फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने वही लिख रखा है कि Fc और Fc2 प्लस हो गए और Fc1 क्या हो गया आपका सब्ट्रैक्ट हो गया। सो नाउ इन दिस केस वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ द Fc, Fc2 एंड Fc1। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Fc m ओमेगा स्क्वायर r, जो मैंने आपको ऊपर बता रखी थी। सिमिलरली आपकी जो वैल्यू है Fc2 की m2 ओमेगा स्क्वायर r2, एंड सेम टू सेम वैल्यू फॉर द Fc2 m1 ओमेगा स्क्वायर r1। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि ये सारे फोर्सेस एक ही शाफ्ट पे लगे हुए हैं और उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो यहाँ पे मैं उनको कैंसिल आउट कर दूँ। तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आई m डॉट r प्लस m2 इंटू r2 इक्वल m1 r1। सो नाउ इन दिस केस क्योंकि ये सारे फोर्सेस आपके डिफरेंट प्लेन में लगे हुए थे, तो इन डिफरेंट प्लेन के फोर्सेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करना कि जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने सेंटर के अबाउट वहाँ पे आपका मूवमेंट को कंसीडर किया था, यानी कि कपल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी सिमिलरली मैं सेंटर के अबाउट उसको कंसीडर कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फोर्स है ये इस फोर्स को कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड देखूंगा तो वो इस तरीके से इसको घुमाएगा सेंटर के अलोंग। सो नाउ इन दिस केस सिमिलरली अगर आप देखेंगे जो m2 वाला फोर्स है यानी कि यहाँ से जो Fc2 डेवलप होगा वो इसको किस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा। अब अगर आप सोच रहे होंगे ये डायरेक्शन इसकी ये है तो ये भी इसको इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा, इसकी डिस्टेंस ये है तो। सो नाउ इन दिस केस वी जस्ट आइडेंटिफाई द वैल्यू लाइक दिस कि अगर ये फोर्स आपका इस तरीके से लग रहा था Fc, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L1, तो Fc इंटू L1 आपका एक निकल के आएगा जो कि इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा।
सिमिलरली दूसरा निकल के आएगा आपका FC2 इंटू L2 जो कि इसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो सेम फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द कोप्लेनर फोर्सेस की मैं कंडीशन लेके चलूँगा, समेशन मूवमेंट इज इक्वल 0, समेशन मूवमेंट इज इक्वल 0 मैंने कंडीशन ले ली यहाँ पे। तो यहाँ से निकला FC1 तो होगा ही नहीं, यहाँ पे FC ही होगा, FC इंटू L1 माइनस के FC2 इंटू L2 इज इक्वल 0। क्लियर? दिस इज़ क्लॉकवाइज, दिस इज़ काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज के लिए मैंने नेगेटिव साइन ले लिया। इसको मैं 0 की साइड लेके चला गया तो मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई FC1 इंटू L इक्वल FC2 इंटू L2। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था और यहाँ पे आपका FC होना चाहिए था, यहाँ इन्होंने मिस्टेक कर रखी है। दिस इज ओके। यहाँ पे FC2 के लिए L डिस्टेंस दे रखा है और इसके लिए कितना रखा है, L1 दे रखा है। आप अपने वाले से भी कंसिडर कर सकते हैं जैसे जो मैंने किया है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आएगी कि m ओमेगा स्क्वायर R इंटू L1, जो कि L1 उसने वैल्यू दे रखी है यहाँ से, और M2 के लिए उसने L दे रखी है जस्ट, तो मैं यहाँ पे N कर देता हूँ, टाइप मिस्टेक है L। तो माइनस के ये हो गया आपका FC, तो FC M2 ओमेगा स्क्वायर R2 और डिस्टेंस होगी आपकी L इज इक्वल 0। दैट्स इट। ओमेगा स्क्वायर टू ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कितना निकल के M R L1 इज इक्वल M2 R2 L। सिमिलरली आप किसी और पॉइंट पे भी मूवमेंट निकालना चाहें तो वो उस पर भी निकाल सकते हैं, जैसे कि इन्होंने जो अभी जो अपन ने ऊपर किया है वो उन्होंने नीचे कर रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप सेम इक्वेशन निकाल सकते हैं और जहाँ से आपको इक्विवेलेंट फाइंड आउट होंगे, जो आपके अननोन से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स इट। तो जो मेन पार्ट आता है वो है आपके सामने ये, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आती है एग्जाम के अंदर। तो अगर आपको ये पार्ट ऊपर वाली कंडीशन समझ में आ गई तो अपन इस वाले पार्ट पे जा सकते हैं, जो कि दिया हुआ है बैलेंसिंग ऑफ द सेवरल मासेस रोटेटिंग इन द प्लेन। क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम आएगी वो 2 मास वाली प्रॉब्लम नहीं आने वाली एग्जाम में, उस पर 4 या 5 आपके फोर्सेस लगे होंगे, जिसको बैलेंस करने के लिए कोई एक अननोन फोर्स लगा होगा या 2 अननोन फोर्स लगे होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जैसे ये प्रॉब्लम है, अगर आप नोटिस करेंगे यही प्रॉब्लम है, तो इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे जो आपकी शाफ्ट है उसके ऊपर सेवरल मासेस लगे हुए हैं। लाइक आप सेवरल मासेस देखेंगे कैसे, जैसे कि मेरा पहला मास लगा हुआ है, दिस इज़ अ फर्स्ट मास, दिस इज़ सेकंड मास, दिस इज़ थर्ड मास, दिस इज़ फोर्थ मास, और जो M लगा हुआ है दिस इज़ माय बैलेंस मास। तो यहाँ पे आपने नोटिस की इन सभी मास की रेडियस दे रखी है R1, R2, R3, R4, यानी कि सभी मास के मास दे रखे हैं M1, M2, M3 एंड M4, और सभी की रेडियस दे रखी है R1, R2, R3 एंड R4। तो उन्होंने बोला यहाँ पे इन दिस केस आपको एंगल भी दे रखे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, θ1, θ2, θ3, θ4। तो आपको यही कंडीशन बेसिक एंजरिंग यानी कि आपकी एंजरिंग मैकेनिक्स के अंदर आपको याद आ गई होगी, जिसमें अपन पढ़ते थे पॉलीगन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके होते थे, एक होता था एनालिटिकल मेथड और एक होता था ग्राफिकल मेथड। आपको याद आ गया होगा। तो ग्राफिकल मेथड में क्या था कि अपन पॉलीगन ड्रॉ करते थे, और एनालिटिकल मेथड में अपन के पास इक्वेशंस होती थी। इक्वेशंस क्या होती थी, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि एक मेरा फोर्स लग रहा है यहाँ पे FC1, यहाँ लग रहा है FC2, यहाँ लग रहा है FC3, यहाँ लग रहा है FC4। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं उसके हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालते थे। तो समेशन Fx की अगर मैं वैल्यू निकालूँ या समेशन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की जो वैल्यू निकालूँ तो वो कितनी निकलेगी, FC1 cos θ1, FC2 cos θ2, FC3 cos θ3, FC4 cos θ4। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अपन जो फोर्सेस को कंसीडर कर रहे हैं वो अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कंडीशन में कर रहे हैं, पर अपन जब कंसीडर करेंगे कि वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा हुआ है और ओमेगा सबका कांस्टेंट है, तो उसको हम हटा सकते हैं बाद में। समेशन अगर मैं वर्टिकल फोर्सेस की बात करूँ तो कितना होता था, FC1 sin θ1, यहाँ पे सब पढ़ चुके हो आप, अगर थ्योरी ऑफ मशीन में इस चैप्टर को देखने के लिए आए हो आप। sin θ2, FC3 sin θ3 और FC4 sin θ4। तो यहाँ से Fx निकालेंगे, यहाँ से Fi निकालेंगे, तो रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाती थी वहाँ पे समेशन Fx स्क्वायर प्लस के समेशन Fy का स्क्वायर।
सो नाउ इन दिस केस अगर मुझे यहाँ पे थीटा एंगल निकालना था रिजल्टेंट के लिए तो कितना होता था tan इनवर्स समेशन एफ बाई ओवर समेशन एफ एक्स। तो ये था एनालिटिकल मेथड। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ग्राफिकल मेथड की तो मुझे यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे सिमिलरली देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता था उसके अंदर, मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ कि मुझे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होती थी वहाँ पे। अगर मैं इस लाइन के इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ता था तो वो पॉजिटिव होता था, और इस डॉट से अगर मैं इधर की तरफ जाता था तो वो नेगेटिव होता था ग्राफिकल मेथड में। फिर मैं क्या करता था कि जो मेरा मैग्नीट्यूड निकला FC1 का उसको मैं स्केल मानता था। जैसे मान लीजिए ये निकला मेरा 45 न्यूटन, क्लियर। तो मैंने मान लिया कि 1 न्यूटन इज इक्वल 10 न्यूटन इज इक्वल 1 सेंटीमीटर। कितना मान लिया मैंने? 10 न्यूटन इज इक्वल 1 सेंटीमीटर। तो 45 न्यूटन दैट मीन्स 4.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से क्या करता था, इस जगह पे जो एंगल था θ1 वो बनाता था पहले, और यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक बी पॉइंट का एक्स्ट्रा कर लेता था। फिर मुझे एक θ2 एंगल दिख रहा है, आप यहाँ देखेंगे जो एक वर्टिकल जा रहा है, तो यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता था और θ2 एंगल बना देता था। यहाँ पे जो मेरे स्केल की वैल्यू होती थी, जो मेरी FC2 की वैल्यू निकली थी, उसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे C पॉइंट पे पहुँच जाता था। फिर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता था, जो मेरा एंगल θ3 होता था, मैं वहाँ से θ3 एंगल बनाता था, सेंटीमीटर की डिस्टेंसेस देखता था, मैं वहाँ पे पहुँच जाता था। सिमिलरली मेरे को E पे पहुँचना था तो मैं एंगल लेता था यहाँ पे θ4, और θ4 से मैं यहाँ पे FC4 पे पहुँच जाता था, और जो खाली जगह बचती थी लास्ट वाली वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती थी। तो यहाँ पे हम टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड और टेल टू हेड चलते थे, पर यहाँ पे उल्टा चलना होता था। मैं कैसे चलता था? यहाँ से टेल टू हेड। तो ये मेरे रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करते थे, और इसको मैं यहाँ से स्केल के थ्रू मेज़र कर लेता था, और जो स्केल के थ्रू वैल्यू निकल के आती थी वो मेरी किसकी होती थी? FC यानी कि रिजल्टेंट की वैल्यू होती थी। सिमिलरली यहाँ से जो एंगल निकल के आता था वो θ की वैल्यू होती थी। तो दिस इज़ द ग्राफिकल मेथड, और जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे जो लिखा हुआ है दिस इज़ माय एनालिटिकल मेथड। तो आपको जो मेथड आपको सूटेबल हो आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पे पर मैंने क्यों बोला आपको कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा बैलेंसिंग का वो आपका सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व हो सकता है, जो कि टिपिकल क्वेश्चन आएगा। मैं टिपिकल मतलब अगर हल्का फुल्का क्वेश्चन आ गया तो आप उसको एनालिटिकल से कर सकते हैं। बाकी आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको 2 पॉलीगन बनाने होंगे। 2 पॉलीगन का मतलब क्या है? आपका एक कपल पॉलीगन बनाना पड़ेगा, एक आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के लिए पॉलीगन बनाना पड़ेगा। तो ये बेसिक मेथड है, यहाँ पर उन्होंने शो कर रखा है। फर्स्ट इज एनालिटिकल मेथड, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इन्होंने मास को लिख रखा है, ओमेगा को नहीं लिख रखा। उसके बाद ग्राफिकल मेथड जो मैंने आपको ऊपर समझाया वो। अब यहाँ पे आप बात करेंगे, मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी इसी में सॉल्व कर देता हूँ अगर आप चाहें तो, वरना मैं इसको अलग से सेपरेट कर देता हूँ। मैं इसको अलग से ही सेपरेट कर देता हूँ क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आप एंड तक वीडियो देखिए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी टीचिंग स्किल्स से आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक हार्ट का साइन बना होगा, तो वहाँ पे आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो भी एक नॉमिनल अमाउंट है आप पे कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप किसी कोचिंग पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी कोई एक अमाउंट पे कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ आप वो भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।